तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपकी काजल मैम आप सभी का स्वागत करती है अपने इस चैनल के ऊपर। तो ये वीडियो है मेरे सीयूईटी के बच्चों के लिए। बच्चों लोग, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं लेकर आऊंगी आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये जो एमसीक्यूज है ना, यहाँ पे आप लोग इनको बहुत अच्छे से करिए। हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएं। मतलब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कॉस्ट की बात करते हैं, मतलब हमारा जो मेन फोकस होता है वो कॉस्ट पर होता है। और जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस टाइम पर होता है। पर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि देखो, अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि कम से कम कॉस्ट पे टारगेट को अचीव करना इज एफिशिएंसी, बट ये कब हो पाएगा? जब आप काम को सही तरीके से करोगे तो ही आप अपनी कॉस्ट भी बचा पाओगे। टाइम से काम करना इज कि हमने सही काम कर दिया है, हमने काम कर दिया है, बट एफिशिएंसी कहते हैं कि काम करा है लेकिन सही तरीके से करा है। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आप अपने ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शंस क्या है? डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट्स एंड नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए आंसर? Doing Enterprises Limited is planning to increase its sales by 30% in the next quarter. Identify the feature of management. देखो, आपको फीचर पूछा गया है तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑल परवेसिव इशारा करता है कि जो हर जगह है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड कहता है कि आपने कोई टारगेट सोचा हुआ, उसके लिए आप काम करने वाले हो। कंटिन्यूस प्रोसेस ये कहती है कि जो चीज लगातार चल रही है। तो जो क्वेश्चन में आपको ऊपर लाइन लिखी है वो क्या लिखी है कि उन्होंने प्लान किया है कि हम आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर तक अपनी सेल को 30% से इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ किस तरफ इशारा हो रहा है? गोल की तरफ इशारा हो रहा है ना। तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Third question. Management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Political और economic organization दोनों जगह पर हमें management चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है। So which feature of management is being reflected? Options देख लेते हैं। Management is goal oriented, multidimensional, all pervasive और group activity। बोलने से पहले ही पता चल चुका होगा, all pervasive। So next question है हमारे पास, management translates the work to be carried out in terms of the goals to be achieved and assigns the means to achieve it. यानी कि जो काम हमें करना है उसे गोल्स में कन्वर्ट करता है और हमें वो रास्ते दिखाता है, वो रिसोर्सेज देता है जिससे हम उस काम को कर सकें। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, ये स्टेटमेंट किसको फोकस करती है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मल्टी डायमेंशनल। ये एक हमारा फीचर है, इसमें 3 डायमेंशंस आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ये कहा जाता है कि हम ये देखते हैं हमें क्या काम करना है और जो काम करना है उसे अपना गोल बना लेते हैं और अब उस गोल तक पहुंचना कैसे है उसके रास्ते निकालते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोगों से काम करवाना जानते हैं कि कैसे लोगों को मैनेज किया जाएगा, कैसे लोगों से काम कराया जाएगा। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बात होती है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? लोगों के बारे में, प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में या काम के बारे में? काम के बारे में ना। तो ये क्या है इसका आंसर? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, यहां पर हमारे पास अब क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कस्टमर्स डिमांड एंड प्रेफरेंसेस, टेस्टी मेकर बेकरी हैज रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन समझ आ गया है कि मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड बदल रही है, प्रेफरेंस बदल रही है, तो टेस्टी मेकर्स ने भी शुगर और फैट कंटेंट अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कम करना शुरू कर दिया है। सो दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, अ ग्रुप एक्टिविटी,
अ डायनामिक फंक्शन और अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी? डायनामिक, क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है भाई। डायनामिक को पहचानना बहुत आसान है, जहां चेंज दिख रहा है कि भाई इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है कुछ, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो हमने भी अपने आप को बदल लिया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which of the following is not an organizational objective of management? अब मैं आपसे ये कहूंगी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, प्लीज देना नॉट, ना लिखा होता है कि नॉट एन ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसे क्वेश्चन को वो ध्यान से किया करो। सबसे बड़ी गलती बच्चे इसी में ही करते हैं। ठीक है, तो यहां हमें पहचानना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर द रिस्क ऑफ बिजनेस, increase in the prospects of business in the long run, providing free educations to their employees children। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अपने लिए सोचता है, जहां हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो पहले वाले पॉइंट में हम कह रहे हैं कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, खुद के लिए सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, यहां पे बिजनेस के बारे में सोचा जा रहा है कि रिस्क कवर करना है, इसलिए प्रॉफिट को कमाना है। सी ऑप्शन कहता है इंक्रीज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन, क्या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, ग्रोथ के बारे में बात हो रही है बिजनेस के, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, एम्प्लॉयज के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, तो ये तो सोसाइटी के लिए काम हो रहा है ना। हाँ, सो यहां पर डी सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, Which of the following is not a designation related to top level? इनमें से कौन से हमारे टॉप लेवल के लोग नहीं हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो हमारे टॉप लेवल में आते हैं, तो ये तो लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब तुमने अगर इसका आंसर नहीं बताया ना, तो बस कोई फायदा नहीं पढ़ने का। यस, बाइंड्स ऑल द फंक्शंस, मतलब बिना ऑप्शन देके पता होना चाहिए, बट इतना भी चतुर चालाक नहीं बनना कि हमेशा ऑप्शन देके बिना ही हम आंसर दें, फिर भी एक बार हमें ऑप्शंस को देखना चाहिए। ठीक है, सो कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट हायरार्की। सो आंसर हमें पता है कि एक ही फोर्स है जो बांधे रखता है सभी को, विच इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज एसेंस मीन्स, एसेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वो धागा है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी एक्टिविटीज को साथ में अपने साथ लेकर चलता है। इट इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक फंक्शन में छुपा हुआ है। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये वही एक फोर्स है जो सभी फंक्शंस को साथ लेकर चलता है। एंड ऑल ऑफ द अबव, कोऑर्डिनेशन ये सारे ही काम करता है। ठीक है, ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। सो कौन सा हमारे पास फीचर है? एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑल परवेसिव, कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेलिब्रेट फंक्शन। यस, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि ये वन टाइम फंक्शन नहीं है, प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोलिंग तक चलता है, फिर दोबारा प्लानिंग से शुरू होगा, कंट्रोलिंग तक जाएगा। ठीक है, सो सेकेंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन टेलर के बारे में। बाय प्रोफेशन F.W. टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट और ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। F.W. टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हेनरी फ्योल के लिए। जो हेनरी फ्योल थे वो माइनिंग इंजीनियर थे और F.W. टेलर मैकेनिकल इंजीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट? इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन एंड एक्शन. It is a procedure which involves a series of steps to be taken. They are general rules for the behavior of individuals and none of the above. देखो, फर्स्ट ए और सी तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन को ही इंडिकेट करते हैं, तो जो बी ऑप्शन है वो ही ये बता रहा है कि टेक्निक क्या होता है। टेक्निक सीरीज ऑफ स्टेप्स ही तो होते हैं, तो इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
Principles of management can be modified by the manager when the situation demands. This statement implies that principles of management are rigid, contingent, flexible, universally applicable. Yes, फ्लेक्सिबल, क्योंकि मॉडिफिकेशन की बात हो रही है तो फ्लेक्सिबल है. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनहांस the understanding of relationship between the human and material resources for the achievement of organizational goals. So identify the feature of the principle of management being described. Features बताने हैं. So cause and effect relationship, optimum utilization of resources and effective administration, formed by practice and experimentation, mainly behavioral. देखो कई बार क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है कि वहां पर हमें मोर देन वन ऑप्शंस दिख रहे होते हैं. अब ऐसे में ना हमें हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए. एलिमिनेशन मेथड मतलब अनफिट वालों को हटा दो. मुझे सबसे बड़ा अनफिट ऑप्शन दिख रहा है इसमें, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये कहीं से भी नहीं है. अब बात आती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाले की और मेनली बिहेवियरल की. अब आप देखो कि बच्चा क्या करता है, रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही थी तो तुरंत फर्स्ट ऑप्शन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये बताता है कि आपने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, उसका लाइकली इफेक्ट क्या रहा. जहां पर प्रिंसिपल कॉज होते हैं और उनसे मिलने वाला रिजल्ट उसका आउटकम यानी कि वो इफेक्ट होता है. यहां उन्होंने किसी भी तरीके के रिजल्ट और आउटकम की बात ही नहीं करी है. उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं कि किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में एक रिलेशनशिप बना सके. अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं ना, तो यानी कि हमें बिहेवियर को स्टडी करना है. तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट हमारे बिहेवियर को स्टडी करने में मदद करता है. तो कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पे? डी ऑप्शन, मेनली बिहेवियरल. ठीक है. नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज्ड as per the requirement of the prevailing situation at a particular point of time. अगर आपने ढंग से चैप्टर पढ़ा हो तो ये बिल्कुल डिट्टो लाइन लिखी हुई है एक फीचर में. तो यहाँ पर उन्होंने आपसे फीचर ही पूछा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का. तो कौन सा फीचर है? कंटिंजेंट, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और जनरल गाइडलाइंस. उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि आपका जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है जब आप उसको अप्लाई करते हो, उसकी एप्लीकेशन होती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उसे बदलना पड़ता है, यानी कि सिचुएशनल है. तो सिचुएशनल कहाँ होता है? कंटिंजेंट में, मेनली बिहेवियरल में, कॉज एंड इफेक्ट में या जनरल गाइडलाइंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन लॉजिकल and the rational decision making rather than on the basis of the bias and the prejudice. The given statement highlights that the knowledge of principle of management leads to, यानी कि प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो लॉजिक्स पे बात करते हैं. जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हमारी बायस्ड नहीं होती, पार्शियल नहीं होती है. हम चीजों को यहाँ पर सही से पहले देखते हैं, उसके बाद उसका डिसीजन लेते हैं. तो कौन सा यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? It provides the managers with useful insights into reality, scientific decision, meeting changing environmental requirement or all of the above. जहां बात हुई लॉजिक्स की, रैशनल डिसीजन मेकिंग की, तो वो क्या है हमारे लिए? साइंटिफिक डिसीजन है. ठीक है, बिल्कुल डिट्टो वही एनसीईआरटी वाली लाइन लिखी हुई है. तो इसलिए यही प्रेफर किया जाता है कि चाहे आप क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है. एक बार एनसीईआरटी को रीड करना ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है. चलिए आगे चलते हैं. रूल ऑफ थंब रेफर्स टू यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग द मैनेजमेंट इश्यूज, adopting a hit and trial approach to resolve the management problems, both of the above and none of the above. देखो रूल ऑफ थंब क्या होता था कि पहले तो जब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाला याद है आपको? एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ा है हमने, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. देखो टेलर ने तो हमें ये बोला था कि किसी भी काम को करने का ना वन बेस्ट मेथड होता है और हमें उसे को ही ढूंढना है. मतलब वो साइंटिफिकली सोचते थे. लेकिन इस चीज से पहले था रूल ऑफ थंब.
रूल ऑफ थंब में ना मैनेजर सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता था, वो कहता था चलो एक मेथड है, इसे अप्लाई करके देखते हैं, सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसे आप क्या बोलोगे? हिट एंड ट्रायल नहीं बोलोगे? हिट एंड ट्रायल वही जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कॉइन उछाला, हेड आया तो ये करेंगे, टेल आया तो ये करेंगे, तो यही अप्रोच होती थी पहले मैनेजर्स की। प्लस उनके जो पर्सनल जजमेंट होते हैं वो भी अफेक्ट करते थे डिसीजन मेकिंग को। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बोथ ऑफ द अबव। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of the management and workers are one and the same. The prosperity for the employer cannot exist for the long time unless it is accompanied by the prosperity of the employees and vice versa. क्वेश्चन समझ आ चुका है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं दोनों को साथ में चलने की जरूरत है। जो प्रोस्पेरिटी है एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, कंपनी के बारे में बात हो रही है, कि कोई भी कंपनी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी अगर उसने अपने एम्प्लॉयज की प्रोस्पेरिटी का ध्यान नहीं रखा। सिर्फ वही लंबे समय तक चल सकती है जो खुद की भी प्रोस्पेरिटी के बारे में सोचे और एम्प्लॉयज की भी। तो क्या ये बात सच है? तो अब सच है तो कौन से प्रिंसिपल में ऐसा कहा गया है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ही कहता है कि सिर्फ अपनी जेबें नहीं भरनी है। अगर कभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वर्कर्स की वजह से तो वो प्रॉफिट आपको वर्कर्स के साथ शेयर करना है। ऐसे ही वर्कर्स को भी अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी कि वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचे, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना है। सो दिस इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लगा होगा टिपिकल। According to this principle of scientific management, employees should be rewarded for their suggestions, which result in substantial reduction in cost. कौन सा प्रिंसिपल इस बारे में बात करता था कि अगर किसी वर्कर ने कोई ऐसा हमें सजेशन दिया जिससे कॉस्ट कम हो रही है तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। यस, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, according to the tailor, each specialist is to be assigned work according to his or her qualities. The employees who possesses the technical mastery should be involved in planning work, whereas those with the energy and good health may be assigned the execution work. Name the related principle. Functional foremanship, science not rule of thumb, development of each and every person to his and her greatest efficiency and prosperity, and none of the above. तो लास्ट ये जो आपने ऑप्शन बताया, ऑप्शन नंबर सी, वही करेक्ट है, क्योंकि जो लास्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि लोगों को काम उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग बांटना चाहिए। ये नहीं को किसी को भी कोई सा भी हमने काम बांट दिया है, लोगों को काम बांटना उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो वो बात हमारी जो प्रिंसिपल है हमारा सी, जो लास्ट वाला प्रिंसिपल रहा करता था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी, उसी में कही गई है। ठीक है। अब बच्चा ना कई बार स्पेशलिस्ट देखकर, एग्जीक्यूशन प्लानिंग देखकर फंक्शनल फॉर्मेनशिप भी लगा देता है। देखो उन्होंने प्रिंसिपल पूछा है हमसे, टेक्निक नहीं पूछी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed qualities, Taylor suggested the appointment of a specialist through the technique of scientific management. मतलब ये देखते हुए कि हर एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, तो टेलर ने कहा कि हमें स्पेशलिस्ट रखने होंगे। तो ऐसा कौन से टेक्निक में कहा गया? स्टैंडर्डाइजेशन, वेरी गुड, मेथड स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड मोशन स्टडी। अब यहां आया फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। The concept of work study techniques include time study, motion study, fatigue study and all of the above. All of the above. कुछ लड्डू questions भी हैं बीच में। The objective of this technique of scientific management is to reduce a given line or product to fixed type, sizes and characteristics. इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव है कि हमें जितने भी प्रोडक्ट लाइन है या प्रोडक्ट है, हम उनको उनके साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन और फंक्शनल फॉर्मेनशिप।
स्टैंडर्डाइजेशन, ये उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा हुआ है क्लियरली। This technique of scientific management helps in development of the concept of assembly line, which is widely used in automobile companies these days as well. Identify the technique: motion study, standardization and simplification, method study, और ये line study नहीं है, ये time study है, नीचे जो last दे रखा है method study, ठीक है, correct है। Next, which of the following is an objective of time study? Time study का objective क्या है? To determine the number of workers to be employed, to formulate the suitable incentive schemes, to calculate the labor cost, or all of the above? All of the above, ठीक है? Next, the technique of scientific management aims to determine the amount and frequency of the rest intervals that should be provided to employees during the working hours. पढ़ते पढ़ते समझ आ गया होगा कि रेस्ट इंटरवल्स कौन सी स्टडी में होता है। अब यहाँ टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी है और नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होना चाहिए? फैटिग स्टडी होता है। अब वो हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, this technique of differential piecewise system was developed by Taylor in order to, यानी कि क्यों हमने डेवलप की थी ये differential piecewise system? To discriminate between the efficient and inefficient workers, to reward the efficient workers, or to motivate the inefficient workers to perform better, and all of the above. सारी बातें सही कह रहे हैं, all of the above. Next, the application of this principle of management leads to higher production, better work for the same effort. Identify the related principle of general management. Correct option है equity. देखो, according to this principle of general management, an organization should safeguard against the abuse of the managerial power, but at the same time, a manager should have the necessary authority to carry out its responsibility. Name the principle: discipline, authority, responsibility, unity of command and unity of direction. क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आंसर छुपा था। अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। So correct option is authority and responsibility. Name the principles of management suggested by the Henry Fayol, which advocates that there should be good superior at all the levels, clear and fair agreements, judicious application of penalties. Authority and responsibility, esprit de corps, order, and none of the above. Good superior at all the levels, clear and fair agreements, ये सारी बातें ना हमने पढ़ी हैं किसी प्रिंसिपल में, डिसिप्लिन में, और डिसिप्लिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो none of the above. Through this principle of management, Henry Fayol guides the manager to exhibit the exemplary behavior and advises that they should not fall into temptation of misusing their powers for the personal benefit at the cost of the general interest of the organization. मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजर्स को ना कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए और कभी भी इस चीज में नहीं जाना चाहिए कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और बाकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा किस प्रिंसिपल में कहा गया? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और इक्विटी। सबऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कभी भी कुछ भी होता है तो प्रायोरिटी जनरल इंटरेस्ट है। ठीक है। Which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency? Employee turnover कम होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ सके। Stability of personnel, remuneration of employees, equity और esprit de corps? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, क्योंकि सो आई होप बच्चों कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सारे एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ फॉर द फर्दर चैप्टर्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।